नमस्कार दोस्तों वैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है नहीं। वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं जिसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईएमडी ने कंफर्म किया है कि इस साल मॉनसून बिलो नॉर्मल रहने वाला। आप देख सकते हो खबर, इंडियाज मॉनसून फॉरकास्ट वर्सेंस एज आईएमडी रिवाइसेस रेनफॉल एस्टिमेट डाउन टू 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कैसे पड़ेगा। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये जो जून का महीना स्टार्ट होने जा रहा है इसमें रेनफॉल कम हुआ तो इससे और ज़्यादा संकट होगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अभी स्टडी आईक्यू पर 31 मार्च तक हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये ऐसे बैचेज हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी पढ़ाई कराई जाती है, प्लस स्मार्ट मॉडल के तहत आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक कर पाएंगे। इसमें मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए आज जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑब्जर्वेशंस रिलीज किए गए और ये सेकंड फोरकास्ट है। इसके पहले जो पहला फोरकास्ट था वो 13 अप्रैल को रिलीज किया गया था। इसमें आईएमडी ने यह कहा था कि भारत इस साल मॉनसून 92% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज विटनेस करेगा। लेकिन अब इसको फर्दर रिवाइज किया गया है और दुख की बात यह है कि इसको फर्दर डाउन कर दिया गया है। मतलब 92% तो छोड़िए, अब यहां पर 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात हो रही है। ऑल्दो यहां पर बोला गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों में यहां पर बिलो नॉर्मल रहने वाला है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोरकास्ट हम क्यों सुन रहे हैं, मतलब क्या जरूरत है हमें, क्या इससे कोई इंपैक्ट होगा, क्यों इतनी बड़ी न्यूज़ है। देखो, भारत की इकॉनमी ऑल्दो आप कह सकते हो डाइवर्सिफाइड है, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज के डेट में भी मॉनसून कहते हैं ना नेशनल स्टेबिलिटी का एक फाउंडेशनल ड्राइवर की तरह काम करता है। मतलब साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है ये भारत का जितना एनुअल रेनफॉल है उसका 70% प्रोवाइड करता है। आप समझो भारत के जितने कल्टीवेटेड लैंड है आधे से ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर हैं, उन सबको रिचार्ज किया जाता है इसके थ्रू। इसके अलावा फूड के प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इनकम के ऊपर इंपैक्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। सो दैट इज वाई बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इंडियन मॉनसून इज नॉट जस्ट अ वेदर फिनोमिना, ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में जो कि काफ़ी ज़्यादा असर करती है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या है। देखो क्या होता है ना कि हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की जब बात करते हैं तो जैसे मान लो अगर मैं कहूं आपसे 2 साल 4 साल का एवरेज ले लें तो उससे काम चलेगा नहीं। हम पिछले 50 साल में जो रेनफॉल हुआ उसका एवरेज लेते हैं। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब अभी हम ले रहे हैं 1971 से 1920 तक के बीच में जितना भी रेनफॉल हुआ, और कौन से महीने में, जून से सितंबर के महीने में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है तो उसमें भारत का 87 सेंटीमीटर रेनफॉल विटनेस हुआ है। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल है। अब क्या होता है कि इससे जब ज़्यादा होता है, मतलब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 87 सेंटीमीटर के 110% से ज़्यादा हुआ, मतलब रेनफॉल एक्सेस में हो रहा है। अगर 105 से 110% के ऊपर हुआ, इतने के बीच हुआ तो ये अबव नॉर्मल होगा, और 96% से 104 के बीच में हुआ इसका तो नॉर्मल होगा, और 90 to 95% हुआ तो बिलो नॉर्मल, और 90% के भी नीचे चला गया तो इसको डेफिशिएंट कहते हैं। अब अगर आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं कि 90%, मतलब ये ऑलमोस्ट डेफिशिएंट की कैटेगरी में आ गया ना। वैसे तो ये 90 to 95% बिलो नॉर्मल के ही अंदर आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर है ये। तो मतलब भारत में इस साल मॉनसून की सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 87 सेंटीमीटर लॉन्ग पीरियड एवरेज एनुअल रेनफॉल हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.90 से, तो ये आता है 78.3। मतलब हमें रेनफॉल मिलना चाहिए था कम से कम 87 सेंटीमीटर, उसके बजाय 78 सेंटीमीटर ही इस साल रेनफॉल रहने वाली है। ये होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आईएमडी ने इस बार फोरकास्ट को रिड्यूस क्यों कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है एल नीनो। देखो, एल नीनो इज अ पार्ट ऑफ ENSO, दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसके अंदर 3
फेजेस होते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो उसमें एल नीनो, ला नीना ये सब पढ़ा होगा। तो अभी सिचुएशन क्या है ना कि अभी बताया जा रहा है कि अभी ला नीना का फेज चल रहा था, तो वो अब खत्म होते जा रहा है। अब हम न्यूट्रल फेज में जा रहे हैं और आगे मॉनसून के सीजन में हम एल नीनो के फेज में आ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? देखो, जब एल नीनो होता है, इसको समझिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर अगर आप पैसिफिक ओशन देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये वाला जो साइड है, यहां पर जो ट्रेड विंड है ये बेसिकली ईस्टर्न पैसिफिक से आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, सॉरी हाँ, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ जाती हैं ट्रेड विंड। इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है, ये वार्मर वाटर कलेक्ट हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये वाला जो साइड है, साउथ अमेरिका, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर कोल्डर वाटर होता है। तो इससे होता क्या है कि यहां पर जो वार्मर वाटर है, इससे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह से बादल वगैरह बनते हैं, फिर कुछ सिस्टम की वजह से अल्टीमेटली जो साउथ वेस्ट मानसून है भारत की तरफ, इससे हमें अच्छी रेनफॉल मिलती है। लेकिन एल नीनो के केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां पर वार्मर वाटर होने के बजाय कोल्डर वाटर कलेक्ट होता है और इधर वार्मर वाटर हो जाता है। अब यहां पर कोल्डर वाटर होगा तो इवेपोरेशन वगैरह नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा, और इसकी वजह से भारत के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून का रेनफॉल आता है वो नहीं आ पाएगा। तो ये एल नीनो का सिचुएशन बताया जा रहा है। इनफैक्ट कई लोगों का तो कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, ये इस बार सुपर एल नीनो आ सकता है। कई दशकों में जो पहली बार आता है सुपर एल नीनो, वैसा सिचुएशन बन सकता है। अगर वैसा हुआ तो ये और भी ज्यादा घातक होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, मतलब कि जब जब भारत में सूखा पड़ा है, ड्राउट आया है, तब तब देखने को मिला है कि एल नीनो की सिचुएशन बनी हुई थी। जैसे 1982 में वीक मानसून, 87, 2002, 2009, और इसके पहले जो एक बड़ा एल नीनो आया था वो था 2015। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी भारत में, ड्राउट वगैरह पड़ा था। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलता है। अब इसका असर क्या होगा? देखो, अगर रेनफॉल कम हुआ भारत में, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट असर आता है। अभी आप सब जानते हो खारिफ सीजन चल रहा है, खारिफ सीजन स्टार्ट होगा, तो इसमें राइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है। एंड राइस तो आप समझिए भारत का मोस्ट मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो राइस के प्रोडक्शन में बड़ा असर आएगा, और इसकी वजह से आप देख सकते हो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया, लोअर प्रोडक्शन, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। फिर पल्सेस ऑलरेडी भारत स्ट्रगल कर रहा है। राइस तो फिर भी हम यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन पल्सेस के मामले में हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम ही करते हैं। तो यहाँ पर वीक मानसून हुआ तो प्रोडक्शन में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऑयल सीड्स के ऊपर असर होगा, जो सोयाबीन है, ग्राउंड नट, तो इसकी वजह से आउटपुट कम होगा, और यहाँ पर जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है हमारा बढ़ जाएगा। शुगर केन हो गया, शुगर केन क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी कंज्यूम करता है, वीक मानसून की वजह से ईल्ड कम हो जाएगा, इरिगेशन जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और वहीं कॉटन की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें भी प्रोडक्टिविटी पर असर आएगा, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट अर्निंग, ये सब भी असर होंगे। मतलब आप समझ लो एक चीज़ की वजह से कितना ज़्यादा इंपैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर जून का रेनफॉल स्पेशली, अभी ये जून स्टार्ट होने वाला है, अगर इस समय रेनफॉल कम हुआ तो आप समझो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, जो फार्मर्स हैं वो, जून एक प्रकार से सोइंग मंथ होता है, चाहे राइस हो गया, कॉटन, सोयाबीन, पल्सेस, ग्राउंड नट, ये जितने भी होते हैं, इसको जून के महीने में ही सोइंग की जाती है। अगर रेनफॉल लेट हुआ तो सोइंग डिले हो जाएगी, फार्मर्स जो हैं वो अपने प्लांटिंग जो है उसको पोस्टपोन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो अनकल्टिवेटेड रह जाएंगे, मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन होना था, लेकिन रेनफॉल डिले होने की वजह से कई फार्मर्स जो हैं वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है लॉस होगा, तो इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज रह जाते हैं। फिर यील्ड भी कम होगा क्योंकि कम पानी आएगा, इसकी वजह से उतना उत्पादन नहीं होगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, फार्मर्स ज़्यादा इरीगेशन का इस्तेमाल करेंगे, डीजल पंप का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जो हमें मार्केट में मिलेगा वो और ज़्यादा महंगा होगा। तो इसीलिए जून के महीने में रेनफॉल अच्छा होना ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे अगर मान लो कल के डेट में मैं कह दूं कि ये 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज ना रहकर ये 95% चला गया, लेकिन जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जगहों पर रेनफॉल अचानक से आ गया, जैसे भारत में मान लो अगर मैं कहता हूं जुलाई के महीने में, ठीक है, जुलाई के महीने में रेनफॉल आया ही नहीं, ठीक है, और अगस्त के महीने में भरपूर बारिश आ गई, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है ना। अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो चारों महीनों में
डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उतना उतना रेनफॉल हो तब तो ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा कि एक महीने में रेनफॉल ही नहीं हुई है, सूखा पड़ गया, और अगले महीने यहाँ पर इतनी बारिश हो गई कि एक प्रकार से फ्लडिंग हो गई, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी मैटर करता है। अगर फिर भी मान लो अगर 90% ही रेनफॉल आए लेकिन प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो तो शायद उतना भी खराब इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 95 या 100% भी रेनफॉल आ जाए लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिस्क है वो है फूड इन्फ्लेशन का। आरबीआई काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करती है मॉनसून के फोरकास्ट को, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर फूड इन्फ्लेशन पर होगा। मॉनसून कमजोर होगा मतलब राइस, वेजिटेबल, पल्सेस, इन सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से डायरेक्टली जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जो खर्चा है, हिस्सा जो है खर्चे का, वो फूड के ऊपर ही जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। इसके अलावा रूरल इंडिया के ऊपर भी काफ़ी इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आज के डेट में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और वीक मानसून हुआ तो फार्म इनकम कम होगी, स्मॉलर जो हार्वेस्ट कम होगा, और रूरल स्पेंडिंग यहाँ पर कम हो जाएगी, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंज्यूमर गुड्स, फर्टिलाइजर, इन सब की परचेजेस भी कम हो जाती है। तो रूरल डिमांड जो है स्लो होता है, एंड इसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो सफ़र करती है, जीडीपी के ऊपर असर आता है। अब इसको संभालने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है? अब आरबीआई भी बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई को ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना है, इन्फ्लेशन भी देखना है। आप सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो उनको देखना होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहे। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर तेजी से बढ़ेगा फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो अल्टीमेटली आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? जो रेपो रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब रेपो रेट वो बढ़ाएंगे तो इसका मतलब जीडीपी जो है वो असर करेगी, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, जल्दी कोई लोन लेगा नहीं, और प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली जीडीपी असर करेगी। तो करे क्या? तो दैट इज वाई मॉनसून का ठीक होना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, वाटर सिक्योरिटी का भी बड़ा कंसर्न है। मतलब आप समझो कि जो रिजर्वायर्स हैं हमारे, अभी मैं देख ही रहा था, कुछ खबरें आ रही थी, यमुना में जो पानी का लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पर लोअर जो डैम स्टोरेज है वो इम्पैक्ट होती है। जो एक्वीफायर्स हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो गया अंदर ज़मीन के अंदर, वो आपके नहीं भरते हैं। पंजाब वगैरह में वैसे ही इतनी सिचुएशन ख़राब है पैडी वगैरह की वजह से कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल एकदम नीचे चला गया है, और फिर ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम आएगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बुंदेलखंड, वहाँ पर स्पेशली, और अर्बन एरियाज़ में दिल्ली और कई जगह पर फिर आपको लगातार सुनने को आएगा कि पानी नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो यही सब कारण होते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली इसका असर हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर आता है, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं उनको पानी चाहिए। अब डैम में पानी कलेक्ट होगा ही नहीं उतना ज़्यादा, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी कम होगा, और डिपेंडेंसी हमारी कोल के ऊपर और बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे एक एक चीज़ इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मतलब डायरेक्टली मान लो हम कहते हैं पोल्यूशन हो गया, कोल का प्लांट जल रहा है, तो हम तो सिर्फ उसी को देखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे के इतने सारे कारण होते हैं जिसको थोड़ा सा लिंक कर पाना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर भी असर आता है। सूखा पड़ेगा तो सरकार को अगेन और खर्चा करना पड़ेगा, ड्राउट रिलीफ देना पड़ेगा, क्रॉप कंपनसेशन देना पड़ेगा, फूड सब्सिडीज़ बढ़ जाएगा, इरीगेशन सपोर्ट देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रूरल एरियाज़ में डिमांड कम होने से टैक्स का कलेक्शन कम होगा, मतलब रेवेन्यू भी इंपैक्ट हो रहा है, सरकार को ज़्यादा खर्च भी करना है। तो इसकी वजह से फिजिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अल्टीमेटली ये तो हम फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है चीज़ें और ठीक भी हो जाएं या फिर इससे और ज़्यादा बदतर भी हो जाएं, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि बिलो नॉर्मल फोरकास्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ एकदम खराब ही होने वाला है 100%, ये तो फोरकास्ट है ना। अब अचानक से वेदर सिस्टम में कुछ चेंजेस वगैरह आ जाए तो किसको क्या पता। तो यहाँ पर फोरकास्ट जो है वो उसमें आप प्लस और माइनस 5% का अनसर्टेनिटी लेकर चलते हो। और जो मैंने आपको बताया ना रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा मायने रखेगा, वो देखना होगा कि क्या होता है नहीं होता है। अल्टीमेटली सरकार को पहले से थोड़ा और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे चीज़ों को संभाल सकते हैं। बट आई होप कि आज ये जो खबर आई है उसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ये कुछ जो रीजन्स दिए हुए हैं, जो एनुअल रेनफॉल होता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कहाँ पर कम, फिर उससे कम, ये आपको अरेंज करना है। उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर 31 मई तक 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, और ये फ़ोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2027, 28, 29, कौन सा आप लेना चाहोगे, यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, ये कैसे आप ट्रैक कर पाओगे, कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी इस फ़ोन नंबर पर आपको मिल जाएगी।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।